Hi everyone, this is Someshwar Mishra. Welcome to our YouTube channel Graviton Classes. Today, as we discussed, today we are having topic on rise of nationalism through the books of NCERT. Now, NCERT has CBSE has developed some certain revision in its syllabus. So, the present description will be based on the rationalized syllabus of 2023-24. The topic starts with an image created by an artist of those 18th century artist, फेडरिक सोरियो. ये जो फिगर उन्होंने बनाया था या फिर आर्ट फॉर्म उन्होंने बनाया था, इसमें बहुत सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन किया गया है. एक छोटे से आर्ट पे ही बहुत सारे डिस्क्रिप्शन किया गया था. जैसे हम लोग बताया था नेशनलिज्म थ्रू आर्ट्स हो सकती है, तो फेडरिक सोरियो का ये आर्ट फॉर्म है. उन्होंने इस तरह का एक 4 प्रिंट बनाया था, जिसमें से एक प्रिंट ये वाला है. अब इस प्रिंट में कैसे लिंक किया जाया है क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कैसे रहे, वो सब तो बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन पहले जाननी है कि इसमें क्या ऐसी अहम बातें हैं इस आर्ट में. अब देख सकते हैं इस आर्ट में कुछ फ्लैग्स पकड़ के लोग जैसे ट्रेन लाइन की तरह, ट्रेन की पटरी की तरह ऐसे खड़े हुए हैं. यहाँ पे ऊपर में कुछ चल रहा है और नीचे में कोई एक ठो फिगर यहाँ पे बनी हुई है, यहाँ पे स्टैच्यू की तरह खड़ी हुई है. इस प्रिंट का नाम जो था, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, द पैक्ट बिटवीन नेशन, यानी कि नेशन स्टेट्स, नेशन, इन सारे संबंधी चीजें इसी पिक्चर में पिक्चराइजेशन किया गया है. अब क्या लिखा जाता है, इसको पढ़ते हैं. ये लिखता है कि in 1848 Frédéric Soriot, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics. अब उस जमाने में वो उन्होंने एक ड्रीम की तरह उसने बनाया था. तो ये 19th सेंचुरी का आर्ट है, 1848 में इन्होंने बनाया था. विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, जो उन्होंने पहले बताया इसको. अब इस पिक्चर में द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज शोज पीपल्स ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, मेन एंड वीमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस, मार्चिंग इन ए लॉन्ग ट्रेन ऑफरिंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी. अब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में जानते हैं, आज के डेट पे वो अमेरिका पे है. पहले ये अमेरिका में नहीं रहा करता था, वो पहले फ्रांस में रहा करता था. क्योंकि हम लोग जानते हैं तो अमेरिकन रिवॉल्यूशन जो हुआ था, तो उस समय 1765 से लेकर 83 के दौर पे हुआ था. उस टाइम जनरल जॉर्ज वाशिंगटन जो प्रिजाइड किए अमेरिका का प्रेसिडेंट बन के, तो उनका साथ फ्रांस ने भी दिया था. फ्रांस के राजा लुई 16 जब वो खुद ट्रेजर लॉस में थे, तब भी उन्होंने वहाँ का सहायता की थी. As you would recall, artists of the time of French Revolution personified liberty as a female figure. तब के टाइम पे जो लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता को एक महिला के स्वरूप रिप्रेजेंट किया जाता था उस दौर पे. और खाली उसी दौर पे फ्रांस के रिवॉल्यूशन में ही नहीं, अमेरिकन रिवॉल्यूशन में ही नहीं, भारत में भी हम लोग भारत माता बोलते हैं उसको, एक पोट्रे की तरह हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. As you would recall, artists of the time of French Revolution personified liberty as a female figure. Here you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and the charter of rights of man in the other. अब ये स्टैच्यू पे देखेंगे तो यहाँ पे गौर से देखिएगा, यहाँ पे एक बाएं हाथ में पकड़ा हुआ चीज है और एक किताब की तरह एक कुछ है उसमें, और इसको बोला जाता है द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, यानी प्रभुता. ये वो सोर्स है जहां पे प्रभुता को हम पहुंचा सकते हैं. और एक लिखा गया है चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, यानी कि मानवता का अधिकार, वो सारे इस किताब में है. तो उस स्टैच्यू को होमेज यानी कि अपना सम्मान रिप्रेजेंट करते हुए सारे कंट्रीज जा रहे हैं. अब एक एक करके एक एक देश अपना फ्लैग पकड़ के जा रहे हैं. ये फ्लैग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कस्ट्यूम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम लोग पढ़े थे कि कल्चरल डिफरेंसेस ही नेशन स्टेट का ओरिजिनेशन है या फिर कोर फैक्टर है. On the earth is the foreground of image lie the
रिमेन्स ऑफ सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट नेशंस। नीचे में क्या है, अब देखिए नीचे में ये जो गिरा हुआ चीजें हैं, ये किंग्स का क्राउन्स, बाकी सोसाइटेड होके नीचे गिरे हैं, ये सारे जो नीचे गिरे हैं वो सर एब्सोल्यूटिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के सिंबल्स हैं। एब्सोल्यूटिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऐसा गवर्नमेंट जो राजा रजवाड़े के द्वारा चला जाता है, वो मोनार्की रहता है, उसमें डिक्टेटरशिप रहता है। जैसे कि अगर हम 20वीं सदी की बात करें तो सदाम हुसैन वाला सरकार हो, वो भी एक प्रकार का तानाशाही था। अभी किम जोंग उन का सरकार हो, वो भी तानाशाही है। तो ये सब जो डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, वो उसी को ही बोला गया एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। इन सोरियोस यूटोपियन विजन, यूटोपियन विजन मतलब एक विजन रहता है कि हम लोग का एक विचार रहता है कि ऐसा एक सरकार बने, ऐसा एक माहौल बने, देश बने जो कि आइडियल हो, लेकिन वो एक्चुअली नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता हो, क्योंकि एक आइडियल सोसाइटी बनने के लिए उसके बहुत सारे एलिमेंट्स रहते हैं और वो एलिमेंट फुलफिल नहीं हो पाते सोसाइटी के थ्रू। इन सोरियस यूटोपियन विजन द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कस्ट्यूम। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पहले भी आ चुका है कि ये जो सोसाइटी है, जो यूटोपियन विजन है, उनकी तरह जो नेशन स्टेट्स है, वो नेशन एक डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, उन सबका एक डिस्टिंक्ट कॉस्ट्यूम्स रहता है, उन सबका एक नेचुरल अपना नेशनल फ्लैग्स रहता है, नेशनल कस्ट्यूम रहता है। देखिए ये जैसे इनका एक नेशनल फ्लैग है, ये कॉमन पीपल है, इनका एक प्रकार का फ्लैग है, इनके एक प्रकार का फ्लैग है, इनके कस्ट्यूम्स और इनके कस्ट्यूम्स अलग अलग रहते हैं। लीडिंग द प्रोसेसन, ये जो धारे जा रही है, ये जो पटरी की तरह जा रही है, रेलगाड़ी की तरह जा रही है, लीडिंग द प्रोसेसन वे पास्ट द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड। अब दो देशों का नाम बताया गया। ये पिक्चर उन्होंने 1848 में बनाया था, जबकि अमेरिका का रिवॉल्यूशन हो गया था 1765 से लेकर 83 तक उनका रिवॉल्यूशन का वार टाइम था। उसके बाद अमेरिका एक स्टेट के हिसाब से बन गया था, यानी कि अमेरिका तब तक नेशन स्टेट बन गया था, स्विट्जरलैंड भी उसी तरह नेशन स्टेट बन गया था, इनका एक खुद का अपना डिजिग्नेशन था। तो ये बता रहा है कि प्रोसेसन को जो पास्ट पहले जाता है वो था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और फिर स्विट्जरलैंड, व्हिच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट। तो यहाँ पे बता दिया गया है कि वो पहले ही नेशन स्टेट हो गए थे। फ्रांस आइडेंटिफाइबल बाय द रिवॉल्यूशनरी ट्राई कलर हैड जस्ट रीच द स्टैच्यू। यहाँ पे देख सकते हैं ये फ्रांस का ट्राई कलर है, ये रहा फ्रांस का ट्राई कलर, वो जस्ट पहुंचा है। कहाँ पे पहुंचा है? वो बस स्टैच्यू के आसपास पहुंच गए हैं। सी इज फॉलोड बाय द पीपल्स ऑफ जर्मनी बियरिंग ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग। तो ये रहा फ्रांस का हिस्सा, माफ कीजिएगा, ये रहा फ्रांस का हिस्सा, और बाकी ये जो रहा ये जर्मनी का हिस्सा है, ये जर्मनी का फ्लैग रहा और ये फ्रांस का फ्लैग रहा। तो ये लाइन पे आ रहे हैं, उसके पीछे जर्मनी आ रही है बियरिंग द, तब क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि उनका कलर क्या था, ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग। Interestingly, at the time when Swedio created this nation, German people here did not exist as a united nation, क्योंकि वो राइन किंगडम के अंदर रहते थे, तब तक वो नेशन स्टेट नहीं बने थे। The flag they carry is an expression of liberal hopes in 1848 to unify numerous German-speaking principality into nation state under a democracy constitution. तो अगर उनका नेशन स्टेट नहीं बना था तो वो क्यों आ रहे थे? वो एक होप में आ रहे थे कि हम लोग अगर इसी लाइन पे, इसी प्रोसेसन पे, इसी धारा पे हम लोग जाएंगे तो हमारा भी एक नेशन स्टेट बनेगा जो कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड हो और ये सारे लोग जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपलिटीज के बिलोंग करते हो। फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, मैंने बताया था वहाँ पे ऑस्ट्रिया का किंगडम वो इंपॉर्टेंट है। किंगडम ऑफ टू सिसिलीज जो इटली के नीचे में है, किंगडम्स ऑफ टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। अब इस सीन पे ऊपर में कुछ हो रहा था, कुछ अजीब सी घटनाएं हो रही थी, ये रहा ऊपर का हिस्सा। हम लोग अर्थ के ऊपर देख लिए तो नीचे देख लिए, जबकि ऊपर में देखिए कुछ हरकतें हो रही है। इस हरकतें में हम लोग नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे क्राइस्ट और यहाँ पे एक अच्छे खासा स्लो मैनर पे लिखा गया है फैटर्निटी। फैटर्निटी, फैटर्निटी यानी कि बंधुता, यानी कि यहाँ पे और ये सारे एंजल्स सब ऐसे वहाँ पे है। तो ये लिख रहा है यहाँ पे कि फ्रॉम द हेवेंस above, Christ saints and angels gaze upon the sea. They have been used by the artists to symbolize fraternity among the nations of the world. तो यहाँ पे ये सजेस्ट करता है कि यहाँ पे ऊपर में जो
क्राइस्ट हैं या फिर जो सेंट्स हैं या फिर जो एंजल्स हैं वो गेज अपन द सी, वो देख रहे हैं सीन को और अपना जो ये सब घटनाएं जो होने वाली है उसको आगमन से स्वागत करते हैं कि ऐसा कुछ हो। और वो उनका प्रेजेंस क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बंधुता यानी कि फ्रैटर्निटी को रिप्रेजेंट करता है। दिस चैप्टर विल डील विथ मेनी ऑफ द इश्यूज विजुअलाइज्ड बाय सोरियो। सोरियो ने जो 4 प्रिंट बताए थे उसमें से एक तो हम लोग डिस्कस कर लिए, उसी तरह के बहुत सारे प्रिंट्स थे और सारी घटनाओं को इसी चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा। ड्यूरिंग द 19th century nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. Nationalism तब पॉलिटिकल माहौल और जो लोगों के बीच में आपस में तनाव था उसमें एक परिवर्तन लाया। The end result of these changes was the emergence of nation state in place of multinational dynastic empires of Europe. तो धीरे धीरे इसका फल ये रहा कि मल्टीनेशनल डिनास्टिक रूल जो रहा उसको हटाते हुए एक छोटे छोटे प्रदेश बने जो कि नेशन स्टेट जिनको हम लोग बोलते रहे, नेशन स्टेट जर्मन स्पीकिंग नेशन स्टेट बन गया, पोलैंड बन गया, लोम्बार्डी बन गया, ऑस्ट्रिया बन गया, इटली बन गया, ये सब धीरे धीरे एक बन गए। बट इन नेशन स्टेट the concept of and practice of modern state in which centralized power exercise sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe. तो द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ ए मॉडर्न स्टेट, ये जो नया राज्य का गठन होगा जिसमें सेंट्रल पावर एक जगह पे रहा होगा और वो उसका जो धाराएं हैं उसके जो बाउंड्रीज हैं वो एक सीमा होगा, वो सीमा बाउंडेड होगा, ऐसा नहीं कि पूरा बहुत सारे एरिया को कवर कर रहा होगा, वो लिमिटाइज्ड किया जाएगा। But a nation state was one in which the majority of its citizens and not only its ruler came to develop a sense of common identity, shared history और डिसेंट। बट यहाँ पे नेशन स्टेट का सबसे महत्वपूर्ण डेफिनेशन वो है कि इन विच मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन, उसके सारे प्रजा, ना ही केवल राजा बट सारे प्रजा एक कॉमन सेंस ऑफ कॉमनिटी शेयर करते होंगे, उनके पास एक कॉमन आइडेंटिटी होगा, उनके पास एक हिस्ट्री होगा जो कि सब में कॉमन है। खाली राजा के पास वो प्रॉपर्टी हो वो ऐसा नहीं है, सारे उनमें जो प्रॉपर्टी हो कॉमननेस का वो सब में हो, प्रजा में भी हो और राजा में भी हो। This commonness did not exist from time immemorial. It was forced through struggles, through action of leaders and the common people. और ये बोला गया कि ऐसा नहीं कि ये 1-2 मिनट की बात है फिर बदल जाएगी अपने आप, ऐसा नहीं था। वो स्ट्रगल हुआ था, उसमें लीडर आए थे, बहुत सारे स्ट्रगल हुआ था, बहुत सारे लीडर आए, इनमें आम आदमियों का भी हाथ था। This chapter will look at the diverse process through which the nation states and nationalism came to being in 19th century Europe. तो इसी चैप्टर में हम लोग सारे डिस्कशन करेंगे कि कैसे 19th century यूरोप में मॉडर्न नेशन स्टेट्स बना। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है जो कि एक फिलोसोफर के नाम पे एर्नेस्ट रेनान, और फिर कोई कोई ऐसा बोलते हैं अर्नस्ट रेनान। रेनान के हिसाब से ये कौन थे? एक फिलोसोफर थे। कहाँ के थे? फ्रांस के थे। उन्होंने क्या किताब लिखी थी? ना व्हाट इज ए नेशन। अब नेशन जब सोरियो को कॉन्सेप्ट था कि कॉमननेस, इनका थोड़ा अलग सा कॉन्सेप्ट रहता था जो कि यहाँ पे लिखा गया है। ए नेशन इज द कल्मिनेशन ऑफ ए लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडिवर्स, सैक्रिफाइस एंड डिवोशन, a heroic past, great man glory, that is the social capital upon which one bases a national idea। तो नेशन का आइडिया एक बहुत पुरानी हिस्ट्री, एक साहित्यिक एक हिस्ट्री रहती है उसकी, उसको बेस करके बना है, एक ग्लोरियस पास्ट उसका हो तब जाके नेशन बनता है। ऐसा नहीं कि आज बात कर लिए कल नेशन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। टू हैव कॉमन ग्लोरीज इन द पास्ट, टू हैव ए कॉमन विल इन द प्रेजेंट, टू हैव परफॉर्म ग्रेट डीड्स टुगेदर, टू विश टू परफॉर्म स्टिल मोर, These are the essential condition of being a people। लोगों का खाली ये नहीं कि एक साम्राज्य बन गया, हम राजा बन गए, हम यहाँ के प्रजा बन गए, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए आपके पास एक कॉमन ग्लोरीज इन द पास्ट होना चाहिए, उसको आप प्रेजेंट में भी दोहराएं, उसके बाद आप उस कॉमननेस के साथ आगे बढ़े, देश को भी आगे बढ़ाएं। A nation is therefore a large scale solidarity, its existence is a daily plebiscite। लोगों का वोट, प्लेबिसाइड का मतलब है डायरेक्ट वोट बाय व्हिच पीपल ऑफ ऑल रिलीजन एक्सेप्ट और रिजेक्ट। लोग उसको एक बात को एक्सेप्ट करेंगे या फिर उसी बात को रिजेक्ट कर लेंगे। ए प्रोविंस इज इट्स इनहैबिटेंट्स, इफ एनीवन हैज द राइट टू बी कंसल्टेड इट इज द इनहैबिटेंट। ए प्रोविंस इज इट्स इनहैबिटेंट्स, वो जिस
मोहल्ले गली एरिया में रहता है, उसी के लोग वहाँ के ही वोटर हैं, उन्हीं से पूछा जाएगा कि क्या आप नेशन स्टेट को बिलोंग करते हैं। ए नेशन नेवर हैज अ रियल इंटरेस्ट इन एनेक्सिंग और होल्डिंग ऑन टू कंट्री अगेंस्ट इट विल। अगर किसी देश का, किसी प्रदेश का मन ही ना हो, उसके प्रजा की मन ही ना हो एक एरिया कवर में रहने के लिए, किसी किंगडम दूसरे किंगडम के अंदर रहने के लिए, देन उस प्रजा को हम लोग कंट्रोल में नहीं रख सकते। ये हालत पोलैंड की भी है, अब हाल ही में यूक्रेन रशिया में जो वार चल रहा है वो भी है उसी कारण। द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशंस इज ए गुड थिंग, ए नेसेसिटी इवन देयर एग्जिस्टेंस इज गारंटी ऑफ लिबर्टी व्हिच वुड बी लॉस्ट इफ द वर्ल्ड हैज ओनली वन लॉ एंड वन मास्टर। और बोलता है कि देयर एग्जिस्टेंस, नेशन स्टेट का एग्जिस्टेंस एक गारंटी है, किस चीज का? स्वतंत्रता का। अगर ऐसा न हो तो कहीं ना कहीं एक राज्य, एक साम्राज्य का, एक राजा के अंदर रहते हुए हम लोग ये सब खो देंगे। तो ये रहा सूर्य का जो विश्लेषण हुआ था उनका उस आर्ट फॉर्म के ऊपर। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन तो आते हैं, हम लोग विथ टाइम इसको धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे। So that's all for today's video.